हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर आरती। सो आज की इस वीडियो में पढ़ने वाला पॉलिटिकल आइडिया ऑफ एंशिएंट इंडिया का यूनिट नंबर 4, जिसमें हम दूध की डेफिनेशन, उसकी ड्यूटीज़ और डिप्लोमेसी में उसके रोल्स को डिस्कस करेंगे। टाइप ऑफ दूध, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। प्राचीन काल में कूटनीति डिप्लोमेसी को राज्य के संचालन का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण अंग माना है। केवल विदेश नीति या सैन्य शक्ति के आधार पर कोई भी राज्य सफल नहीं हो सकता जब तक उसकी कूटनीति या डिप्लोमेसी स्ट्रांग नहीं होगी। विशेष रूप से कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र जो ग्रंथ है उसमें दूत और कूटनीति की भूमिका को बहुत विस्तार से वर्णन किया। किसी भी राज्य की बाहरी संबंधों को सुदृढ़ बनाने, शांति स्थापित करने और संधियाँ करने तथा राष्ट्रीय हित की सुरक्षा करने विदेश नीति मंत्रालय बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आधुनिक युग में जो होता है राजदूत बेसिकली विदेश मंत्रालय की किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति में प्रमुख क्रियान्वयनकर्ता के रूप में देखे जाते हैं। दूत की परिभाषा की बात करें, दूत वह अधिकारी या प्रतिनिधि होता है जो किसी भी राजा या राज्य के संदेशों, विचारों, आदेश, प्रस्ताव, संधि व कूटनीतिक उद्देश्यों को दूसरे राज्य तक पहुंचाने के लिए नियुक्त किया जाता है। ये वो व्यक्ति है बेसिकली जो किसी भी देश की विचारधारा हो गई, विचार हो गया, आदेश हो गया, प्रस्ताव हो गया, संधि, ठीक है, रणनीतिक उद्देश्य को एक राज्य से दूसरे राज्य में पहुंचाने के लिए नियुक्त किया जाता है। वह अपने राज्य व दूसरे राज्य के बीच में एक संपर्क स्थापित करता है, ठीक है, एक सेतु का कार्य करता है तथा अपने राज्य का या राजा की ओर से वार्ता संवाद स्थापित कर। एक नॉर्मल सी लैंग्वेज में बात करें तो दूत वो व्यक्ति होता है जो राज्य के हितों का प्रतिनिधित्व करते हुए दूसरे राज्य के साथ राजनीतिक, कूटनीतिक और सामरिक संबंध स्थापित करता है, संचालित करता है। कौटिल्य के अनुसार बताया जाए तो दूत का राज्य का मुख होता है। मुख यानी बेसिकली मुख्य बात कि राजा तो स्वयं नहीं जा सकता सारी चीज़ें करने, तो वो किन्हें भेजता है, दूतों को, ठीक है। अर्थात जिस प्रकार मनुष्य अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए मुख का प्रयोग करता है, उसी प्रकार राजा अपने विचारों, नीति, आदेशों को दूसरे राज्य तक पहुंचाने के लिए, उन्हें व्यक्त करने के लिए दूत का प्रयोग करते हैं। इसलिए दूत केवल एक संदेश वाहक ही नहीं बल्कि राजा की इच्छा, नीति, शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्लियर। अब दूत के बारे में बताते तो कौटिल्य ने दूत को राज्य की विदेश नीति का मुख्य साधन माना है कि राज्य की जो भी विदेश नीति है, कूटनीति है, उसका एक प्रमुख साधन कौन होता है, दूत होता है। उनके अनुसार दूत पत्र, संदेश पहुंचाने वाला व्यक्ति नहीं है, वो एक कुशल वक्ता, सलाहकार, सूचनाग्राह, ठीक है, कूटनीतिज्ञ भी होता है। कौटिल्य मानना है कौटिल्य का कि राज्य की सफलता केवल उसकी सैन्य शक्ति पर निर्भर नहीं करती बल्कि उसके दूत की बुद्धिमत्ता, कूटनीतिक कौशल, व्यवहार, ठीक है, कुशलता पर भी निर्भर करती है। यदि दूत योग्य और कुशल हो तो वह युद्ध की समाप्ति, स्थिरता, शांति बनाए रखना, राज्य के हित को बनाए रखना जैसे कार्य कर सकते। प्रकारों को भी डिफाइन किया है। दूत अलग अलग प्रकार के होते हैं, बेसिकली 3 प्रकार से वर्णन किया गया। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में दूत को राज्य की विदेश नीति और कूटनीति का प्रमुख साधन मान गया। केवल कौटिल्य ने अपने ग्रंथ में जो होता है दूत की भूमिका, योग्यता, कार्य को विस्तार से वर्णन किया है कि दूत होते कौन हैं, उनके अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए, किस प्रकार से उनका डेफिनेशन है और राज्य स्तर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक कितने प्रकार के दूत होते हैं। मुख्य तो 3 दूत बताए हैं कौटिल्य के अनुसार, निश्रेष्ठ अर्थ दूत, अर्थ दूत और शासनहार दूत, ठीक है। अर्थ दूत जो होता है एक उच्च कोटि के दूत होते हैं, अधिकारी होते हैं जो अपनी ओर से जो होता है राजा की ओर से पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है कि वो कि यह दूसरे राज्य से सीधा वार्ता कर सकते हैं, समझौते कर सकते हैं, परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेने की शक्ति रख सकते हैं। कौटिल्य के अनुसार ऐसा दूत अमात्य या मंत्री के समान योग्य, बुद्धिमान, अनुभवी होना चाहिए क्योंकि वह विदेश में राजा का पूर्ण प्रतिनिधित्व करता है और राजा का प्रतिनिधित्व होने की वजह से जैसा दूत के साथ व्यवहार किया जाता है ठीक वैसा ही माना जाता है कि वो राजा के प्रति व्यवहार कर रहे हैं, ठीक है। इसके साथ ही तत्कालिक निर्णय लेने का अधिकार होता है। छोटे बड़े विषयों में राजा से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं, क्या नहीं करना चाहिए, वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं वार्ता करने में, संधि करने में, समझौते करने में, ठीक है। इसलिए ये सर्वोच्च श्रेणी के अधिकारी होते हैं। इनकी विशेषता क्या होती है कि इनके पास पूर्ण अधिकार होता है, स्वतंत्र रूप से वार्ता, निर्णय लेने की क्षमता होती है, राजा का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व करते हैं, उच्च राजनैतिक, कूटनीतिक ज्ञान इनके पास होता है, ये संधि वार्ता करते हैं, मित्रपूर्ण गठबंधन ये सब कर सकते हैं। जटिल राजनीतिक समस्याओं समाधान, विदेशी नीतियों में महत्वपूर्ण रूप से उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। परिमितार्थ दूत जो होते हैं वह दूत होते हैं
जिन्हें सीमित अधिकार प्राप्त होते हैं। मतलब कि ये निशिष्ट अर्थ जो दूत है उनसे थोड़ा सा इनके पास जो लिबर्टी होती है, फ्रीडम होती है, वो कम होती है। ठीक है, इसलिए दूसरी श्रेणी के दूत माने जाते हैं। वह केवल उन विषयों पर वार्ता कर सकते हैं जिनके लिए उनको विशेष रूप से निर्देश दिए गए हैं। उससे स्वतंत्र निर्णय लेने का पूर्ण छूट नहीं होती कि आप फ्रीली कोई भी रीज़न, कोई भी जो होता है डिसीज़न ले सकते हैं। यदि वार्ता के दौरान कोई भी नया या महत्वपूर्ण विषय सामने आता है तो वह राजा के निर्देश प्राप्त करना पड़ता है कि ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं तो अब हमें क्या करना चाहिए। इसलिए उसका कार्यकाल निशिष्ट अर्थ दूत की तुलना में सीमित होता है। ये इनके पास सीमित अधिकार होते हैं, निश्चित विषयों पर ही बात कर सकते हैं जिनके लिए इन्हें भेजा गया है। ठीक है, और इन्हें समय समय पर राजा से आदेश लेना पड़ता है। ये वार्ताओं में, अपनी भाषाओं में, अपने स्वरों में या शब्दों में किसी प्रकार की भी जो होता है चेंजेस नहीं कर सकते। जिस स्वर में उन्हें आदेश पहुंचाने को बोला गया है उसी स्वर में उनको पहुंचाना पड़ता है। फिर लास्ट आते हैं शासनहार दूत। शासनहार दूत दूतों की श्रेणी के सबसे निम्न श्रेणी पे आते हैं। ठीक है, श्रेणी में सबसे निम्न स्तर पर आते हैं। इसका मुख्य कार्य केवल राजा के आदेश या पत्र संदेशों को दूसरे राज्य तक पहुंचाना होता है। ठीक है, और वह से प्राप्त संदेश को राजा तक लाकर देना होता है। इसे किसी भी प्रकार की स्वतंत्र वार्ता निर्णय लेने का अधिकार नहीं होता है। यह संदेश केवल संदेश वाहक की भूमिका निभाते हैं। ये संदेश पहुंचाना, स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार नहीं होता, सीमित दायित्व होता है। ठीक है, दूत की कर्तव्य और उत्तराधिकार की बात की जाए कि इनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, ड्यूटीज़ क्या होती है, तो प्राचीन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में दूत राज्य की विदेश नीति, कूटनीति का सबसे महत्वपूर्ण साधक माना जाता था। कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में जो होता है दूत को राजा का मुख कहा था। दूत केवल संदेशवाहक नहीं बल्कि अपने राजा का प्रतिनिधित्व भी करता है, अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करता है, वार्ता करता है, सलाहकार होता है, सूचना संग्रह करता है, यानी गुप्तचर जानकारी भी इकट्ठा करके अपने राजा को देता है ताकि वह अपने विरोधी जो यहाँ पर उसे भेजा गया है राष्ट्र की कमज़ोरी, ठीक है, उसकी खुफिया जानकारियों के बारे में अपने राजा को बता सके। ठीक है, जिससे उससे कमज़ोर किया जा सके और उनकी जितनी भी रणनीति उसको विफल किया जा सके जो भी उनके राज्य के विरुद्ध है। ठीक है, सबसे पहला इसका कार्य होता है राजा के संदेश और आदेशों का संप्रेषण करना या उनको तक पहुंचाना। दूत का सबसे प्रमुख कर्तव्य अपने राजा के संदेशों, आदेशों, प्रस्ताव को दूसरे राज्य तक या दूसरे देश के शासक तक पहुंचाना होता है, ठीक उसी स्वर, उन्हीं शब्दों के माध्यम से जैसे उसे बताया गया है। ठीक है, इसमें बिल्कुल भी हेरा फेरी नहीं करनी होती, क्योंकि अगर हेरा फेरी की तो उसके जो अर्थ होते हैं वो बदल जाते हैं। उसे संदेश को बिना परिवर्तन किए सही रूप से प्रस्तुत करना पड़ता है। कम्युनिकेशन जितना अच्छे से मैसेज ऑर्डर डिलीवर किया जाएगा उतना ही क्लियरली मैसेज सेंड होगा एंड देन क्या होगा, गलतफहमी, मिसकम्युनिकेशन के चांसेस ज़्यादा कम रहेंगे। क्योंकि अगर चेंजेस किए तो हो सकता है कि हमने तो बताया ये था पर जो दूत था उसने कुछ और जाके बता दिया, अब वहाँ से दूसरी इन्फॉर्मेशन निकल रही है और युद्ध होने की स्थिति हो रही है। संधि और समझौतों पर वार्ता करना। दूत का दूसरा महत्वपूर्ण दायित्व है कि विभिन्न राज्यों के बीच में संधि, गठबंधन, समझौतों के लिए वार्ता करना। वह अपने राज्य के हित को ध्यान में रखते हुए बातचीत करता है, अनुकूल शर्तें प्राप्त करने का प्रयास करता है कि सही सही में जो भी है डील्स या जो भी डील्स वगैरह हो वो सही हो, जिससे हमें भी बेनिफिट हो, उनको भी बेनिफिट हो, मैक्स टू मैक्स। राज्य के हित की रक्षा करना। दूत विदेश में अपने राज्य की आर्थिक, राजनीतिक, सामरिक हितों का संरक्षक होता है और उसका दायित्व होता है कि किसी भी परिस्थिति में अपने राज्य के सम्मान, सुरक्षा, प्रतिष्ठा की रक्षा करना। ये नहीं कि वहाँ जाके कुछ भी बोलना, वहाँ उसके देश की बुराई हो रही है, वो उस चीज़ को भी देख। गुप्त सूचना संग्रह करना। कौटिल्य के अनुसार दूत जो होता है सूचना संग्रह करना महत्वपूर्ण साधन माना गया। दूत दूसरे राज्य की गतिविधियों पर निगरानी रखता है, वहाँ राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य स्थिति में जो होता है जानकारियों को इकट्ठा करता है और राज्य तक भेजता है कि क्या क्या गतिविधियाँ हो रही हैं, आर्थिक राजनीतिक स्थिति इसकी, ये सब। शांति व मैत्रीपूर्ण संबंधों को स्थापित करना। दूत का कार्य केवल संदेश पहुँचाना ही नहीं बल्कि राज्य के बीच में मैत्रीपूर्ण संबंध बनाना, गठबंधन करना, उस गठबंधन को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है ये सब भी देखना। ठीक है, और यदि उसमें लगता है कि भाई ये नहीं फॉलो किया जा रहा है उसके रूल रेगुलेशन, तो उस मतलब अपने राजा को बताना कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि भाई हमें जो हमने शर्त रखी थी, गठबंधन किया था, संधि की थी, हमारे साइड से वो फॉलो हो रही है लेकिन उनकी साइड से फॉलो नहीं हो रही है, तो उस स्थिति में भी उचित रणनीति से गतिविधि या कोई भी एक्शन लेना।
विवाद संघर्षों का समाधान करते हैं। यदि दो राज्यों के बीच में कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो दूत वार्ता और कूटनीतिक उपायों के माध्यम से समाधान को सुलझाने का भी कार्य करता है। जैसे अभी धुरंधर 2 देखा या 1 देखा, जिस हिसाब से उसमें भी किया गया है ना, काफ़ी हद तक उसमें ही आप इसको अजीत डोभाल जी से कनेक्ट करके देख सकते हो उनके रोल को, वो एज ए दूत के रूप में उन्होंने क्या क्या काम किए, आपको बहुत क्लियरली समझ में आया। युद्ध और शांति की संभावनाओं का आकलन करना कि दूत दूसरे राज्य की गतिविधियों का ध्यान में रख अनुमान लगाता है कि भविष्य में युद्ध और शांति की क्या क्या संभावनाएं हो सकती है। अगर आज हम इसकी संधि कर रहे हैं तो आने वाले टाइम पे हमारे फेवर में क्या क्या चीज़ें हो सकती है। कल को जाके हमारे विरोध में खड़ा हो जाए, हम तो यहाँ इसको एक्सपोर्ट करने का मौका दे रहे हैं, अपने यहाँ पर ट्रेड करने का मौका दे रहे हैं, लेकिन क्या पता कल हमारे देश में ये कुछ भी गतिविधि करे, संगीत अनवांटेड। इसके साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए दूत और विदेश मंत्रालय की अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में कौटिल्य ने दूत को राजा का मुख कहा है, क्योंकि राज्य और उससे अधीन कार्यरत राजदूत उच्च युक्त अन्य राजनयिक अधिकारी इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। ये मुख्य रूप से क्या कार्य करते हैं कि राष्ट्रीय हित की सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। राष्ट्रीय हित की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका की बात करें तो दूत किसी भी विदेश मंत्रालय के सबसे प्रमुख महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हित की रक्षा करना है। प्रत्येक राष्ट्र विदेश नीति के उद्देश्य अपनी रक्षा, संप्रभुता, आर्थिक सुरक्षा, विकास, राजनीतिक हित की सुरक्षा करना होता है। दूत विदेश में जो होता है अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब भी किसी देश में भेजा जाता है तो वो वहाँ पे राजा उस राष्ट्र का प्रतिनिधित्व वहाँ पर करते हुए इन हितों की रक्षा करते हैं, जबकि विदेश जो होता है इनके हितों की रक्षा करते हैं और विदेश मंत्रालय उन गतिविधियों का समन्वय करते हैं ताकि सही चीज़ें क्रिएट हो, ठीक है, कन्वे। राष्ट्रीय हित की सुरक्षा के बिना कोई भी राज्य अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रभावी भूमिका नहीं निभा सकता। इसलिए दूत और विदेश मंत्रालय को राष्ट्रीय शक्ति महत्वपूर्ण अंग माना गया है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को सुदृढ़ बनाने में योगदान की बात करें तो दूत और विदेश मंत्रालय विभिन्न देशों में जो होता है मंत्रिमंडल, ठीक है, संबंध स्थापित करने, उन्हें मजबूत करने के लिए कार्य करते हैं। वे राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामरिक सहयोग को बढ़ावा देते हैं। राजनयिक नेता जो होते हैं वार्ताएं, जितनी भी पॉलिटिकल कम्युनिकेशन हो गई या वार्ताएं हो गई, उच्च स्तरीय बैठकों में समझौतों के माध्यम से जो होता है वो विभिन्न देशों के बीच में विश्वास, सहयोग की भावना विकसित करते हैं। विदेश नीति के प्रभाव की बात करें तो प्रभावी क्रियान्वयन का साधन विदेश मंत्रालय द्वारा बनाई गई विदेश नीति को व्यवहार में लाने या लागू करने के लिए दूत और राजनयिक अधिकारी करते हैं। वे विदेशों में अपने देश के नीतियों को स्पष्ट करते तथा राजनीतिक मुद्दों पर अपने राष्ट्र के पक्ष को प्रस्तुत करते हैं। क्या हमारे क्या क्या पक्ष हैं वो सब अंतर्राष्ट्रीय स्तरों की वार्ताओं में हो गए, ठीक है, उनके पक्षों मुद्दों पर बताते हैं। यदि विदेश नीति किसी भी राष्ट्र की दिशा है, ठीक है, यदि हम बात करें किसी भी देश की विदेश नीति उस राष्ट्र की दिशा है तो दूत उस दिशा को आगे बढ़ाने का एक साधन है। इसलिए इनके बिना जो होता है विदेश नीति प्रभावी और क्रियान्वयन संभव हो ही नहीं सकता। युद्ध और संघर्ष को रोकने में भी सहायता करते हैं। इतिहास में अनेक ऐसे युद्ध केवल कूटनीतिक प्रयासों के कारण ही टाले जा सके हैं, जहां दूत और विदेश मंत्रालय के विभिन्न समन्वय के चलते जो था देश के बीच में उत्पन्न तनाव, बातचीत, समझौतों को शांति संधि के माध्यम से रोका गया है। सूचना संग्रह व नीति निर्माण की सहायता। प्राचीन काल में दूत दूसरे राज्य की राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य गतिविधियों की जानकारी एकत्रित करके अपने राजा को भेजता था। आज भी दूतावास और विदेश मंत्रालय विभिन्न देशों की परिस्थितियों का अध्ययन करके सरकार को महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान करते हैं। इन सूचनाओं के आधार पर ही सरकार जो होती है किसी भी देश के साथ विदेश नीति, अपनी राष्ट्र नीति, ठीक है, सुरक्षा नीति, आर्थिक नीति संबंधित निर्णय ले पाती है। राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाना। राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सैन्य सुरक्षा या शक्ति तक निर्भर नहीं करती है, बल्कि प्रभावी कूटनीति पर भी आधारित होती है। दूत विदेश मंत्रालय की संभवित खतरों का आकलन करता है कि कैसे मतलब विदेशी मंत्रालय संभवित खतरे क्या हो सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, और उसी के हिसाब से नीति निर्माण को लेकर अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।